हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इंग्लिश की क्लास में हमने पिछली क्लास में सिलेबस को डिस्कस किया था और एक स्ट्रेटेजी और एक तरीका समझा था कि किस तरीके से हमें इंग्लिश को पढ़ना होता है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं और क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। तो क्योंकि वो फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए मैंने उसमें आपको एक बेसिक रोड मैप बताया था अलोंग विद द सिलेबस कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम टॉपिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रामर और वोकेबलरी। ग्रामर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और वोकेबलरी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ग्रामर के टॉपिक्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रूल्स की समझ होनी चाहिए। जब हमारे अंदर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है किसी भी टॉपिक को लेकर के या किसी भी रूल को लेकर के, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। और दूसरा, जो वोकेब है उसके अंतर्गत वर्ड्स ही होते हैं, बस वर्ड्स को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, चाहे सिनोनियम एंटोनियम के रूप में पूछा जाए, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में पूछा जाए, चाहे पिक द ऑड वर्ड पूछा जाए इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, और या सफिक्स प्रीफिक्स हो या इडियम फ्रेजेस हो, किसी भी रूप में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा शब्द ही जाता है, वर्ड ही जाता है। लेकिन उसको भी रटने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए भी अलग अलग ट्रिक्स काम करती है, अलग अलग मेथड्स काम करती है, जिससे हम बहुत आसानी से वोकेबलरी को पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ किस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रश्न कई तरह के बन सकते हैं। प्रश्न रिपीट भी होते हैं क्योंकि कंसेप्ट तो उतने ही है, हर बार नया कंसेप्ट तो बनेगा नहीं भाषा में, इसीलिए क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अगर हम किसी भी विषय की या किसी भी टॉपिक की एक होलिस्टिक समझ डेवलप कर लें तो हम उससे रिलेटेड हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया था। और साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक्स ग्रामर में पढ़ने उसकी एक लिस्ट देख ली थी, कौन से टॉपिक्स वोकेब में पढ़ने उसकी भी एक लिस्ट देख ली थी। ये सब पढ़ने का या पहले फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें ये डिस्कस करने का मूल कारण ये है, जो बेसिक रीजन है वो ये है कि हमको कम से कम सिलेबस में एंटर करने से पहले ये पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हम डायरेक्टली अगर सिलेबस में घुस जाएंगे, सीधे फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर लेंगे, तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि टॉपिक पढ़ते कौन कौन से और किस ढंग से पढ़ना है। इसीलिए पहली क्लास में मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई उनको ये पता रहे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, इंग्लिश मीडियम के हो, तो वो जो आपका पुराना बर्डन है हिंदी या इंग्लिश का, उसको पीछे छोड़ करके आपको तैयारी करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो हमको इंग्लिश आती ही है, इसलिए हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम बिना पढ़े भी क्वेश्चंस लगा देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करना अलग बात होती है और कंपटीशन के लिए इंग्लिश ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस को सॉल्व करना टोटली अलग चीज होती है। यहाँ पर आपको सुपरफिशियल लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस आते हैं और वोकैब के भी रेयर क्वेश्चन आते हैं जो हम बोलचाल में प्रयोग में नहीं लाते, इस तरह के शब्दों के प्रश्न आते हैं। तो इसीलिए विदाउट गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली, आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई हिंदी मीडियम वाला है वो ये मान रहा है कि मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं है तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, वो भी गलत है। आपने भले ही स्कूल में ना पढ़ा हो, कॉलेज में ना पढ़ा हो, यहाँ पर हम लोग बेसिक से स्क्रैच से क्योंकि पढ़ना शुरू करेंगे, तो इट्स अ न्यू थिंग फॉर एवरीबडी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम जीरो से ही शुरू करेंगे, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं रहेगी। अब आज जो है हम अपने सिलेबस को विधिवत शुरू करेंगे, फॉर्मली उसको शुरू करेंगे पहले टॉपिक के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पहला जो है वो है नाउन। ग्रामर से शुरू कर रहे हैं, वोकेब भी बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। जो हमारा तरीका रहेगा ग्रामर और वोकेब के बीच में बैलेंस बिठाने का, वो ये रहेगा कि 3-4 क्लासेस ग्रामर की पढ़ ली, फिर बीच में एक वोकेब की ले ली, या 2 वोकेब की ले ली, फिर 3-4 क्लास ग्रामर की ले ली, फिर बीच में एक वोकेब की ले ली, ताकि मोनोटोनी ना आए, एक रास्ता ना आए। ग्रामर का भी सिलेबस हो जाए, वोकेब का भी हो जाए, और दोनों को साथ साथ लेकर के हम चले। ठीक है ना, तो हमेशा ये करेंगे कि 4-5 क्लास हमने वोकेब की ले ली, फिर बीच में, सॉरी, 4-5 क्लास ग्रामर की ले ली,
फिर बीच में 2 क्लासेस वोकैब की आ गई, फिर 4-5 ग्रामर की ले ली, फिर बीच में वोकैब की आ गई, ताकि रिफ्रेशमेंट भी होता रहे और दोनों में बैलेंस भी बना रहे और दोनों पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब जो है हम पहली क्लास तो उसमें देख चुके हैं। अब हम जो है सिलेबस के हिसाब से जो पहला टॉपिक है ग्रामर वाले पोर्शन में उसको शुरू करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका मतलब क्या होता है और कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमको पढ़नी है, ये पहला टॉपिक है। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि आपका ग्रामर का जो सिलेबस है उसका लगभग 50% अकेला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी कि पूरे ग्रामर को अगर हम 100 मान ले तो उसमें से आधा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा टॉपिक है। बाकी सभी टॉपिक 50% में आएंगे और अकेले 50% में पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा। जो बाकी बचा हुआ 50% है उसमें ग्रामर के बाकी टॉपिक आ जाएंगे। टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, सेंटेंसेस है, आर्टिकल्स है, डिटरमाइनर्स है, क्लॉजेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, क्वेश्चन टैग है, वो सब बचे हुए 50% में आएगा। 50% में अकेला आपका पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसके अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इनको सबको डिटेल में पढ़ना है। एक एक टॉपिक बड़ा बड़ा है। नाउन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रोनाउन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, नाउन के कई टाइप्स हैं, प्रोनाउन के कई टाइप्स हैं, तो वो अपने आप में बड़े बड़े टॉपिक है। तीसरी चीज ये है कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, पहले हम इसी से शुरू करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि मैंने आपको बताया नाम से स्पष्ट है, पार्ट यानी हिस्सा, और काय का हिस्सा, स्पीच का हिस्सा। हिस्से किसके हिस्से, स्पीच के हिस्से। स्पीच का मतलब यहां भाषा से हो सकता है या फिर वाक्य से हो सकता है, क्योंकि भाषा वाक्यों से मिलकर बनती है, सेंटेंसेस से मिलकर बनती है। तो यहां स्पीच का मतलब लैंग्वेज, और क्योंकि लैंग्वेज जो है वो मिलकर बनती है सेंटेंसेस से, तो सेंटेंस भी हो सकता है और लैंग्वेज भी हो सकता है। ठीक है, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लैंग्वेज बोलते हैं तो उसके अंदर जो जो चीजें आती है वो क्या कहलाएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट मतलब हिस्से। तो लैंग्वेज के अंदर या सेंटेंस के अंदर जो जो चीजें आती है वो सब उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते। अर्थात जब भी कोई बात कही जाएगी तो उसमें ये 8 चीजों में से ही कोई ना कोई चीज आएगी। जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाएगा तो इन 8 में से ही कोई ना कोई चीज उसके अंदर रहेगी, इसके अलावा और कोई चीज नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में सारे 8 आ जाए, किसी में 4 रहेंगे, इनमें से किसी में इनमें से 3 रहेंगे, किसी में इनमें से 2 भी रह सकते हैं, कहीं कहीं एक भी रह सकता है। जैसे आप किसी को ऑर्डर देते हो तो एक भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला गेट अप, खड़े हो जाओ। अब इसमें एक ही चीज है, नाउन, फ्रेजल वर्ब, सॉरी वर्ब नॉट नाउन। गेट अप का मतलब होता है खड़े हो जाओ। अब इसमें एक ही चीज है वर्ब, और ये फ्रेजल वर्ब है गेट अप। ठीक है, तो ये अपने आप में एक ही शब्द, एक ही चीज है ये, जो कि वर्ब है। तो सेंटेंसेस जो होते हैं उन सेंटेंसेस के अंदर जो हिस्से होते हैं उसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है स्पीच के हिस्से, सेंटेंस के हिस्से। तो जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाएगा या लैंग्वेज बोली जाएगी तो उसमें इन 8 में से ही कोई ना कोई होगा। किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, किसी में 7, किसी में 5, किसी में सारे 8 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल से बताया था कि जैसे बिरयानी बनाई जाती है और बिरयानी में जो जो चीजें डाली जाएगी वो सब उसके इंग्रेडिएंट्स या पार्ट्स कहलाएंगे। जैसे आप बिरयानी बना रहे हो तो उसमें आपने चावल डाला, तेल डाला, ड्राई फ्रूट डाले, सब्जी डाली, मसाले डाले, नमक डाला, पानी डाला, नॉन वेज डाला, मतलब चिकन डाल दिया, चिकन बिरयानी है, मटन डाल दिया, मटन बिरयानी है, तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब उसके पार्ट्स हो जाएंगे। वैसे ही सेंटेंस के या स्पीच के ये पार्ट्स होते हैं। इसके बिना या इसके अलावा और कोई चीज सेंटेंस में नहीं होती। यही चीजें सेंटेंस के अंदर आएंगी, इन्हीं में से कोई ना कोई। जरूरी नहीं सारी 8 आए, कम भी हो सकते हैं।
सारे भी हो सकते, दो भी हो सकते, चार भी, फिर इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा, इसके अलावा और कोई चीज सेंटेंस या स्पीच में नहीं आएगी। आएगा तो इन्हीं आठों में से कोई ना कोई, या किन्हीं आएंगे, 2, 4, 6 जितने भी हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ कंपलसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और कुछ ऑप्शनल होती है। कंपलसरी और ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब नॉट कंपलसरी, नॉन कंपलसरी या इनकंपलसरी आप बोल सकते हो। जैसे बिरयानी अगर आप बनाएंगे तो आप उसमें और कुछ डाले ना डाले, चावल आपको डालना ही पड़ेगा, बिना राइस के बिरयानी नहीं बन सकती, वो उसका कंपलसरी पार्ट है। बाकी चीजें ऑप्शनल रहती है, जैसे फॉर इंस्टेंस आप चिकन डालो डालो, मत डालो, वेज बिरयानी बना लो, वो भी बिरयानी है, वेज बिरयानी। आप ड्राई फ्रूट्स कुछ डाल दो, कुछ मत भी डालो, अगर आपके पास मान लो कि बादाम है तो आप डाल दो, नहीं है तो मत डालो। सब्जियों में अगर आपके पास गोभी है, डाल दो, नहीं है मत डालो, कोई दिक्कत नहीं, बिरयानी तो अल्टीमेटली बन ही जाएगी। तो इसी तरीके से कुछ चीजें कंपलसरी होती है, कुछ नॉन कंपलसरी ऑप्शनल होती है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो कंपलसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता, नॉट पॉसिबल। ये बिरयानी का चावल है, वैसे ही ये वर्ब है। और बाकी जो है ये ऑप्शनल है, इनके बिना भी सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे किसी में प्रोनाउन नहीं भी होगा चल जाएगा, किसी में एडजेक्टिव नहीं भी होगा, बहुत सारे सेंटेंसेस में एडजेक्टिव नहीं होते, बहुत सारे सेंटेंसेस में प्रोनाउन नहीं होती, बहुत सारे सेंटेंसेस में नाउन भी नहीं होती बहुत दफे, एडवर्ब भी नहीं होती बहुत दफे, प्रीपोजिशंस भी नहीं होते बहुत दफे। लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। वर्ब कंपलसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर मेन वर्ब नहीं भी होगी तो भी हेल्पिंग वर्ब तो होगी ही होगी। बिना वर्ब के सेंटेंस आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, जैसे बिना चावल के बिरयानी इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मेन वर्ब नहीं भी होगी तो हेल्पिंग होगी, पर होगी जरूर, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने बोला ही इज फाइन, अब यहां पर वैसे कोई मेन वर्ब नहीं है, पर हेल्पिंग वर्ब तो है ना, फाइन इज। अब यहां नाउन नहीं है देखिए, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस बन गया, इसमें एडजेक्टिव है, फाइन जो है वो बंदा ठीक है, एडजेक्टिव है, ठीक है, ऐसा। तो इस तरीके से ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब इनको एक एक करके हम देखते जाते हैं। इसमें वर्ब जो है वो कंपलसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच मानी जाएगी, बाकी जो है वो ऑप्शनल है। अब नाउन से हम शुरू करते हैं। नाउन क्या होती है, ठीक है, पहला नाउन ही है। नाउन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर हम नाउन को डिफाइन करें, इसको हिंदी में संज्ञा बोला जाता है। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो नाउन को डिफाइन करना अपने आप में एक टास्क है। दुनिया में हर वो चीज जिसका कोई नाम हो वो नाउन कहलाती है। मैं अगर आपको सिंपल से सिंपल वर्ड में बताऊं कि हर वो चीज जिसको कोई नाम दिया जा रहा है तो वो नाउन कहलाएगा। नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड फॉर एनीथिंग, इट्स अ नेमिंग वर्ड। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह, इमोशन, फीलिंग, पदार्थ, जिसका कोई भी नाम दिया जा रहा है तो वो नाउन कहलाएगा। चाहे वो आप उसे देख सको न देख सको, आप उसे छू सको न छू सको, लेकिन अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो चीज नाउन कहलाएगी। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम देने वाला शब्द, नाम देने वाला शब्द। दुनिया में हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन कहलाएगी, बिकॉज नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इन सिंपल वर्ड्स, साधारण शब्दों में अगर बोला जाए तो नाउन इज अ नेम, नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स, मतलब ये नाम देती है, इट्स अ नेमिंग वर्ड। यहां पे भी आपको दिख रहा है कि नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स, यानी ये नामकरण करती है, नाम देती है, किसका, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, विचार, कोई भी चीज। जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखूं, फॉर एग्जाम्पल, नाम किसका दिया जाता है, यहां पर अगर हम इसको समझे तो नाम किसका दिया जाता है। पहला हो गया पर्सन, व्यक्ति। व्यक्तियों के नाम होते हैं, राम, श्याम, गीता, सीता, रमा, उमा, अमित, सुमित, नाम होते हैं, ठीक है। तो पर्सन। दूसरा जानवर, जानवरों के भी नाम होते हैं। नाम इन द सेंस कि हाँ भाई चीता है, हाथी है, घोड़ा है, छिपकली है, मगरमच्छ है, कुत्ता है, नाम तो है ही।
ठीक है ना, नाम तो उसका भी होता ही है, मतलब उसको पुकारते तो है ना हम किसी न किसी नाम से। उसके बाद उसके बाद तीसरा जो है, तो इंसान का नाम होता है और जानवर का नाम होता है। उसके अलावा जगहों के नाम होते हैं, प्लेसेस के। भाई हर जगह का नाम होता है, प्लेस का भी नाम होता है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इंदौर हो, है ना, तो हर चीज का, हर जगह का नाम होता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि पीपल यानी कि पर्सन, दूसरा प्लेस यानी कि स्थान, तीसरा थिंग यानी कि वस्तु। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। जब मैं यहाँ पे पर्सन बोल रहा हूँ तो पर्सन के साथ आप इसमें एनिमल भी ले सकते हो, जानवर को भी ले सकते हो। भाई मनुष्य भी एक एनिमल ही है, सोशल एनिमल है, लेकिन है तो वो जानवर, मतलब जानवर इन द सेंस कि एनिमल ही है। भले ही वो सोशल एनिमल है, पर वो उसी कैटेगरी में आता है ना संसार में। और तो पर्सन, एनिमल, प्लेस, वस्तु, थिंग्स। वस्तुओं के भी कुछ ना कुछ नाम होते हैं। मोबाइल फोन है, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, घड़ी है, टी शर्ट है, दीवारें हैं, पंखा है। ये सब क्या है, नाम हम दे रहे हैं। ठीक है। और किसका नाम दिया जाता है? पदार्थों के, मटेरियल्स के भी नाम दिए जाते हैं ना। वो भी वस्तु ही है, पर वस्तु और पदार्थ में थोड़ा सा अंतर होता है। पदार्थ से वस्तु बनती है, कभी कभार पदार्थ से वस्तु नहीं भी बन सकती है ना। जैसे लोहा पदार्थ है, उससे आपने मान लो कि दरवाजा बना दिया तो वो वस्तु हो गई। सोना पदार्थ है, मटेरियल है, उससे आपने अंगूठी बना ली तो वो वस्तु हो गई। ऐसे चेन बना ली तो वो वस्तु हो गई। अभी अपन देखेंगे दोनों में क्या अंतर है, बहुत डिटेल में देखेंगे, घबराना नहीं है। और और किसके नाम होते हैं? दुनिया में कोई भी चीज जिसका नाम दिया जा रहा है वो सब नाउन है। चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, स्थान हो, वस्तु हो, पदार्थ या द्रव्य हो, मटेरियल हो, या फिर इमोशंस, मनोभाव, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, सेंटिमेंट्स हो, विचार हो, विचार मतलब आइडिया, आइडिया हो, विचारधारा हो, आइडियोलॉजी जिसको बोलते हैं, आइडियोलॉजी, विचारधारा हो, या फिर कोई स्टेट हो। स्टेट का मतलब यहां पर एमपी यूपी महाराष्ट्र वाला स्टेट नहीं, स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था हो। अवस्था आयु की भी हो सकती है, मस्तिष्क की मानसिक अवस्था भी होती है, शारीरिक अवस्था भी होती है, ये सब हो सकता है। अवस्था मतलब स्टेट, जैसे स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, स्टेट ऑफ एज, जैसे बुढ़ापा, बचपन, जवानी, गुस्सा, ये सब क्या है, स्टेट है, अवस्थाएं हैं। जैसे बुढ़ापा है तो बोलेंगे, जैसे बचपन है तो बोलेंगे चाइल्डहुड। अब हमने इसको एक नाम तो दिया ना, उस अवस्था को एक नाम दे दिया ना, बचपन। एक अवस्था का नाम है बचपन। बुढ़ी, ओल्ड एज। जवानी, एडल्टहुड। तो हमने एक नाम तो दिया ना उस अवस्था को। ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको नाम दिया जा सकता है या नाम दिया जा रहा है तो वो नाउन कहलाती है। ठीक है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज का, अगर कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम है तो वो नाउन है। हम सभी नाउन है, हर इंसान नाउन है, हमारे अंदर जो जो है वो भी सब नाउन है, और हमारे बाहर जो जो है वो भी सब नाउन ही है। हम नाउन से घिरे हुए हैं चारों तरफ। हम स्वयं भी नाउन है, हमारे अंदर जो है वो भी सब नाउन है, और हमारे चारों तरफ जो है वो भी सब कुछ नाउन है। जैसे शंकराचार्य ने ब्रह्म के बारे में कहा है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा दुनिया में कोई भी नहीं है। ऐसे ही एक नाउन है और दुनिया, दूसरा में दुनिया में और कोई भी नहीं है। सब कुछ नाउन ही नाउन है, जिधर देखोगे नाउन है, क्योंकि हर चीज का नाम है। हमारा भी नाम है, हमारे अंदर जो चीजें हैं, चाहे वो हमें दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे, चाहे हम उनको छू सके चाहे ना छू सके। देखो हमारे शरीर में कई चीजें ऐसी है जो हमें दिखाई देंगी या जिनको हम देख सकते हैं, देखना पॉसिबल है। कई चीजें ऐसी है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारे अंदर जो अंग है हमारे शरीर में, उनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे हार्ट है, निकाल सकते हैं बॉडी से बाहर,
किडनी है, लोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, ब्रेन है, देख सकते हैं, ठीक है, हड्डियां है, बोन से देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन जो इमोशंस है उसको देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी फील तो कर ही सकते हैं, छू भी नहीं सकते। जैसे गुस्सा है, प्यार है, नफरत है, इसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनका नाम तो है ही ना। गुस्से का नाम गुस्सा है, प्यार का नाम प्यार है, नफरत का नाम नफरत है, हेट्रेड का नाम हेट्रेड है, जेलसी का नाम जेलसी है। तो हर वो चीज जिसका नाम दिया जा रहा है, चाहे हम उसको देख पाए या न देख पाए, छू पाए या न छू पाए, उसका नाम है तो वो नाउन कहलाएगी। इसीलिए अब आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी। तो अब आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आएगी दैट इन सिंपल टर्म्स नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, आइडिया, फीलिंग, सेंटिमेंट, एनीथिंग जो यहां पर आपको दिख रहा है, ये सब नाउन। पर्सन हो, जानवर हो, स्थान हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, या फिर इमोशन, फीलिंग, सेंटिमेंट हो, हम खुद, हमारे अंदर की हर वो चीज जो देखी छुई जा सकती है या देखी छुई नहीं जा सकती, और हमारे चारों तरफ व्याप्त हर एक चीज जो है वो क्या कहलाएगी, नाउन कहलाएगी, क्योंकि हर किसी का नाम है। तो नाउन इज द नेम ऑफ, पहली चीज पर्सन। पर्सन में कोई भी हो सकता है, आप में, रोहन, सोहन, राम, श्याम, ठीक है। तो इसमें राम, मीरा, सोहन, रोहन, ये सब आ सकते हैं। दूसरा, प्लेस, एनिमल, एनिमल के भी नाम होते हैं। एनिमल में आप लायन लिख दो, कैट लिख दो, डॉग लिख दो, इन सभी का नाम तो है ही ना। भाई नाम मतलब हम उसको पुकारते उसी नाम से ना, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, चीता है, तो उसका नाम हो गया। तीसरा, प्लेसेस, हर जगह का कोई ना कोई नाम, इंदौर, दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, इंडिया। चौराहे, स्क्वायर है, भंवरकुआ स्क्वायर, चांदनी चौक, राजवाड़ा, दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, सब जगह के कोई ना कोई नाम है। तो प्लेसेस, अगर आप उसका नाम नहीं भी है तब भी हम उसको किसी न किसी नाम से पुकारेंगे। जैसे लेन, सड़क, अब सड़क को सड़क तो बोल ही रहे ना, एक नाम तो हो गया उसका, लेन यानी सड़क, स्ट्रीट, स्क्वायर, चौराहा, सिटी, शहर, तो हम नाम तो हम दे ही रहे हैं ना। शहर को शहर बोल रहे हैं, चौराहे को चौराहा बोल रहे हैं, स्ट्रीट को स्ट्रीट बोल रहे हैं, लेन को लेन बोल रहे हैं, तो नाम तो है ही प्लेस का। चौथी चीज, वस्तु, थिंग्स, हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है। कोई ऐसी वस्तु आप इमेजिन ही नहीं कर सकते जिसका नाम ना हो। भाई हर चीज को कुछ ना कुछ बोलेंगे ही ना, बैग, बॉक्स, बॉटल, ब्लैक बोर्ड, पेन, पेंसिल, एनीथिंग, कोई ऐसी चीज है जिसका नाम नहीं होगा, हर चीज का नाम है। पांचवा, मटेरियल, हर मटेरियल का भी नाम है। पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध, चाय, ठोस, द्रव, गैस, कुछ भी आप बोलो, हवा, एयर, गैसेस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हर चीज दुनिया में, हर पदार्थ, हर किसी का कोई ना कोई नाम है। और छठवां, फीलिंग या इमोशंस, फीलिंग है, इमोशन है ना, फीलिंग्स है, इमोशंस है, स्टेट है, स्टेट मतलब अवस्थाएं हैं, ये सभी चीजें जो है वो नाउन की कैटेगरी में आती है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, मटेरियल और फीलिंग, इमोशन, स्टेट, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, सेंटिमेंट्स, आइडिया, इसमें सब आ गया। जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो तमाम चीजें इसमें आ जाती है, जो केवल महसूस होती है, जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन उनके नाम है। जैसे हमारे मनोभाव है, गुस्सा, क्रोध, प्रेम, जलन, ये सब। विचार, विचार भी हो सकता है, कोई विचारधारा भी हो सकती है। स्वतंत्रता, समानता यानी इक्वालिटी, लिबर्टी, ब्रदरहुड, जस्टिस, ये सब क्या, ये आइडियाज है। न्याय का विचार, जस्टिस, समानता का विचार, लिबर्टी, समानता, स्वतंत्रता का विचार, लिबर्टी, समानता का विचार, इक्वालिटी, ब्रदरहुड, भाईचारे का विचार, बंधुत्व,
ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सब क्या है? ये विचार है, आइडिया है। नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, ये क्या है? विचार है, राष्ट्र के लोगों, देश प्रेम क्या है? एक जज्बा है, एक फीलिंग है, देश प्रेम, पेट्रियोटिज्म। तो ये सब क्या है? ये ऐसी चीजें जिनको आप देख या छू नहीं सकते, पर इनके नाम तो है ही ना, इन जज्बे के नाम, इन तमाम जज्बों के नाम है, इन तमाम फीलिंग्स के नाम है, इन तमाम विचारों के नाम है, इन तमाम अवस्थाओं के नाम है, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, है ना, ये सब। इवन इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस भी इसमें आ जाएंगे। इंस्टीट्यूशन का मतलब ये जगह वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, जो सामाजिक या मनोवैज्ञानिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे शादी, मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन ना, बेसिकली शादी, शादी क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब बिल्डिंग वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, विचार, एक संस्था है, ये एक वैचारिक संस्था है शादी। यहां पर शादी का मतलब एक सोशल और साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है विवाह। तो शादी भी इसमें आ जाएगी। अब शादी कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जिसको आप देख सको या छू सको, शादी कोई चीज थोड़ी है देखने छूने वाली, ये तो एक ऐसी चीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, और इसको हम नाम दे पा रहे हैं, तलाक। तो हर वो चीज जिसको नाम दिया जा सके वो क्या कहलाएगी? नाउन कहलाएगी। देखो बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। छोटे बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक लेवल ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। छोटे बच्चों वाले अपने को नहीं पढ़ना है कि स्कूल में जैसे डेफिनेशन याद करवा दी कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, वो अपने को नहीं देखना है। अपने को यहाँ पर कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर और डीप में। आगे बात समझ में? तो यही यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया है। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, और इसमें पर्सन में एनिमल भी शामिल है और थिंग में मटेरियल भी शामिल है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपको मैंने बता दिया है। देखो एक और बात याद रखो, एक और बात याद रखो कि इनमें से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सभी में आएगा जो हम आगे डील करेंगे। जैसे मटेरियल और वस्तु में अंतर है, मटेरियल और वस्तु में अंतर है जो हम आगे और डिटेल में देखेंगे। मटेरियल जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, उसको आप गिन नहीं सकते। या तो आप उसको तोड़ते हो या फिर मापते हो, या तो उसको वेट करते हैं या फिर मेजर करते हैं, तो वो मटेरियल है। और अगर उसको हम गिने तो वो वस्तु बन जाती है, काउंटेबल होती है। ये दोनों में अंतर होता है। जो थिंग्स होती है वो काउंटेबल होती है, जबकि मटेरियल अनकाउंटेबल होता है। दोनों में अंतर है हल्का। जैसे प्लास्टिक मटेरियल है लेकिन बॉटल उससे बनने वाली थिंग है। जैसे गोल्ड मटेरियल है लेकिन उससे बनने वाली चेन या रिंग या ब्रेसलेट क्या हो गया? वस्तु हो गई। लकड़ी, वुड मटेरियल है लेकिन उससे बनने वाली कुर्सी थिंग हो गई, पलंग थिंग हो गया, ऐसा। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इस तरीके से ये सभी चीजें जो है नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमको देखो तीन चीजें तो आप लोग पढ़ते ही हो, पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर तीन चीजें उसमें आप और ऐड कर लो। एक होता है आपका मटेरियल, एक होता है एनिमल, और एक होता है फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो। ठीक है ना। वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। वी कैन ऑल्सो से नाउन्स और अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग एज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया, एक्शन। ठीक है ना। ये सभी जो है वो नाउन की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें वस्तु भी हो सकती है, जानवर भी हो सकता है, हर वो चीज जिसको आप नाम दे रहे हो वो सभी इसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। एंड दैट इज टिपिकली यूज इन सेंटेंस एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये तो मैं बाद में देखूंगा, बताऊंगा कि इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह से यूज किया जाता है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर अभी आपको ये समझ में आगे आ रहा होगा कि जो नाउन है वो क्या होती है। हर वो चीज जिसका कोई ना कोई नाम है वो नाउन कहलाएगी, चाहे हम हो, हमारे आसपास की चीजें हो, हमारे अंदर हो, हमारे बाहर हो।
वो इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, मटेरियल भी हो सकता है, कोई आइडिया, कोई इमोशन, कोई फीलिंग, कोई स्टेट, कोई अवस्था, कोई एक्शन, इट कैन बी एनीथिंग, कोई आइडिया, कोई आइडियोलॉजी, कुछ भी हो सकता है। तो अगर नाम है तो वो नाउन है, चाहे आप उसे देखते हो, न देखते हो, छुपाओ, न छुपाओ, महसूस कर पाओ। ठीक है, ये तमाम चीजें, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, इस पेन से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक, आपके कमरे से लेकर के गैलेक्सीज तक, सोलर सिस्टम तक, पूरे यूनिवर्स तक, हर चीज नाउन है। सन, सूर्य, उसका नाम है नाउन। पृथ्वी, उसका नाम है अर्थ, नाउन है। सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम, नाउन है। हमारी मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी, नाउन है। दुनिया भर की गैलेक्सी, उनका नाम है गैलेक्सी, तो वो नाउन है। यूनिवर्स का नाम यूनिवर्स है, तो वो भी नाउन है। तो एक छोटे से पेन से लेके पूरे यूनिवर्स तक हर चीज नाउन है। एक छोटे इंसेक्ट से लेकर के हाथी तक हर चीज नाउन। मुझसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक हर एक नाउन है। तो नाउन ही नाउन है और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेसेस, पर्सन, थिंग्स, आइडियाज, मटेरियल्स, एवरीथिंग आर नाउन। अब देखिए नाउन जो है हमारे सेंटेंस में कैसे यूज होती है, सेंटेंस में नाउन कैसे आती है। अभी हम इसके कैटेगराइजेशन तो पढ़ेंगे, नाउन को हम बांटेंगे कई बातों, कई चीजों में, पर नाउन हमारे सेंटेंस में कैसे आती है। तो नाउन जो है वो सेंटेंस में दो तरह से आ सकती है जनरली। एक सब्जेक्ट की तरह आती है और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह से आती है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, हमारा नाउन, हमारी नाउन जो है वो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट की तरह आ सकती है या ऑब्जेक्ट की तरह आ सकती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, या हम आगे जब सेंटेंस पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में देखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट में इसको एकदम वन लाइनर में समझा रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी चीज है। जब हम आगे सब्जेक्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल में देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक वही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वो हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बताऊंगा सब्जेक्ट डिटेल में। पर अभी आप केवल ये समझ लो फॉर टाइम बिंग कि सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जो व्यक्ति काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आप शायद कर्ता से अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे। यहाँ सब्जेक्ट का मतलब वो नहीं है कि आप जो लिख रहे हो वो सब्जेक्ट, मतलब जो आप पढ़ते हो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, वो नहीं है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम कर रहा होता है। अच्छा, सब्जेक्ट भी नाउन है, ये भी आपको मैं बता दूंगा, खैर वो तो हम आगे देखेंगे ही। जो व्यक्ति काम कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म का मतलब यहां कार्य से नहीं है। जब बोलचाल की भाषा में हम कार्य को कर्म बोल देते हैं, जो काम किया जा रहा होता है। सेंटेंस में जो कार्य किया जा रहा होता है उसको तो वर्ब बोलते हैं, क्रिया। तो जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो कार्य किया जा रहा है वो वर्ब यानी कि क्रिया है। और जिस पर इस क्रिया का प्रभाव आता है, क्रिया का यानी वर्ब का इम्पैक्ट जिस पे आता है, वर्ब का इफेक्ट जिस पे आता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिस पर काम किया जाए, जिस पर क्रिया का प्रभाव आए, वो कर्म कहलाता है। जैसे मैं आपको, या वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने मैंने लिखा कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। या अरुण स्लैप्ड अरुण, या कुछ और नाम लिखो, रवि लिख लो, अरुण स्लैप्ड रवि, अरुण ने रवि को चाटा मारा। ठीक है, अब देखो ये दो सेंटेंसेस है। पहला सेंटेंस है राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। और यहां पर सब्जेक्ट कौन है, राम, क्योंकि काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो जो कार्य कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, जो कार्य किया जाता है वो वर्ब होती है, क्रिया। यहाँ पे क्या कार्य किया जा रहा है, मारने का, किलिंग, किल करना। काम कौन सा किया जा रहा है, मारना, मारना मतलब किल करना। तो हमारी वर्ब क्या हो गई, किल वर्ब हो गई। तो किल्ड वर्ब हो गई, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्रिया का प्रभाव जिस पे आता है,
जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे कौन होगा? रावण। क्योंकि जो क्रिया का प्रभाव किस पे आया? रावण पे आया। मारा किसको गया? रावण को गया। कार्य किस पे किया गया? मारने का कार्य किस पे किया गया? रावण पे किया गया। तो रावण क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो जो बंदा काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य किया जा रहा होता है वो वर्ब होता है, और जिस पर कार्य किया जा रहा होता है अर्थात जिस पर वर्ब का इफेक्ट जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। रावण। ठीक है। इसी तरह अरुण स्लैप्ड रवि, तो अरुण सब्जेक्ट हो गया, स्लैप यानी चाटा मारना वर्ब हो गई, और रवि जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसको चाटा मारा गया, इस पे क्रिया का प्रभाव आया। ठीक है ना? ऐसे। तो ये आपको मैंने वैसे ही समझा दिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है? अब देखिए वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि जो नाउन है ये हमारे सेंटेंस में कैसे यूज होती है? या तो सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह। ठीक है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट यही होता है, सब्जेक्ट का दायरा बड़ा बड़ा होता है। जो जिसके बारे में बात की जा रही होती है ना सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। मान लो कई बार सेंटेंस ऐसे भी बनते हैं जिनमें कोई कार्य किया नहीं जा रहा होता। जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई काम नहीं हो रहा होता, तो फिर जो मेन बात की जा रही होती है जिसके बारे में उसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि द शॉप इज क्लोज्ड, द शॉप इज क्लोज्ड, दुकान बंद है। अब यहां पर कोई बंदा काम कर थोड़ी रहा है भाई, यहां पर तो कोई कार्य नहीं कर रहा, दुकान बंद है। अब यहाँ किसको सब्जेक्ट मानेंगे? तो दुकान को ही सब्जेक्ट मान लेंगे क्योंकि उसी की बात हो रही है। ऐसा भी होता है, अभी हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। अभी तो मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि नाउन का इस्तेमाल वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इन दोनों में से किसी के रूप में हो सकता है, तीसरे और रूप में नहीं होगा, तीसरे और किसी रूप में नहीं होगा। जब भी नाउन आएगी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगी या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगी। क्लियर है? और सब्जेक्ट क्या होता है? जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है वो सब्जेक्ट है, जो कार्य किया जा रहा है वो वर्ब है, और जिस पर कार्य किया जा रहा है यानी क्रिया का प्रभाव जिस पे आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कोई बंदा बताया नहीं जाता कि काम कौन कर रहा है। बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं, जैसे आपने बोला कि सड़क सुनसान है, अब इसमें कोई काम नहीं कर रहा। द स्ट्रीट इज एम्प्टी, द लेन इज एम्प्टी, मतलब खाली है, कोई नहीं है उसमें। अब वहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर जिसकी बात हो रही है उसको सब्जेक्ट मान लेंगे। सड़क खाली है तो सड़क की बात हो रही है, सड़क की सेंटेंस सब्जेक्ट है। दुकान बंद है तो दुकान ही सब्जेक्ट है। ऐसा। पर सड़क हो चाहे दुकान हो ये भी है तो नाउन ही ना। सड़क एक जगह है उसका नाम है सड़क तो वो नाउन है, दुकान भी एक जगह है उसका नाम है दुकान तो वो भी नाउन है। सीधी सी बात है। तो इसीलिए सेंटेंस में नाउन का प्रयोग या तो एज सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह से होता है। आगे बात समझ में? जैसे यहां पर एग्जांपल है, लायन, द लायन चेज्ड द गोट, लायन ने बकरी को पकड़ा, मतलब शेर ने बकरी को पकड़ लिया। तो सब्जेक्ट कौन है? शेर है। क्रिया यानी वर्ब क्या है? चेज, चेज करना मतलब पकड़ लेना। और कर्म क्या है यानी ऑब्जेक्ट क्या है? गोट है, क्योंकि पकड़ा किसको है? गोट को। क्रिया का प्रभाव उस पर आया, तो ये गोट जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर लायन जो है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, तो वो भी नाउन है। और इसी सेंटेंस में गोट जो है वो भी नाउन है, वो ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन ही है ना भाई। लायन भी क्या है? नाउन है, जानवर है। मैंने आपको बताया एनिमल भी क्या होगा? नाउन ही होगा ना। जैसे पर्सन नाउन होता है वैसे एनिमल भी नाउन ही होता है। ठीक है। तो ये नाउन है। दूसरी चीज, दूसरी चीज यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? गोट, तो गोट भी क्या है? गोट भी तो नाउन ही है ना। जैसे लायन जानवर है वैसे बकरी भी जानवर है, दोनों ही नाउन है। ठीक है ना? ही गेव फ्लावर्स टू हिज मदर, ठीक है, उसने अपनी मां को क्या दिए? फूल दिए। ही गेव फ्लावर्स टू हिज मदर। और यहां पर देखिए कि जो मदर है ये भी क्या है? नाउन है। ये बंदा ही गेव फ्लावर्स टू हिज मदर, तो ये सब्जेक्ट है। ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया। और क्या दिए? फ्लावर्स दिए। किसको दिए? उसकी मदर को दिए। ठीक है। तो यहां पर ये मदर क्या हो गया? ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये भी क्या है? नाउन ही है। फ्लावर्स भी नाउन है।
फ्लावर्स भी क्या है, ये भी नाउन है, क्योंकि ये भी फूल भी क्या है, वस्तु है, तो वस्तु नाउन होती है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी नाउन होती है वो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। ठीक है, यहां पर मदर और फ्लावर दोनों ही ऑब्जेक्ट है, और ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है बेसिकली, ही है ना। प्रोनाउन अलग से कुछ नहीं होता, जब नाउन को नाउन न कह के किसी और नाम से पुकारा जाए तो वो प्रोनाउन कहलाता है। अब ही कोई बंदा ही होगा तो वो है तो नाउन ही ना, पर हम उसका नाम न बोल करके अगर उसको वह बोल दें प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन अलग से कुछ नहीं है। जैसे मैंने बोला कि सुरेश जा रहा है, और मैं बोल दूं कि वह जा रहा है, सुरेश को ही बोल रहा हूँ वह जा रहा है, लेकिन मैंने सुरेश ने बोल करके वह बोल दिया, और बंदा तो वही है ना। तो जब हम नाउन को नाउन न कह करके वह यह ऐसे बोल देते तो ये प्रोनाउन कहलाता है। अलग से प्रोनाउन कुछ नहीं होता, नाउन का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो ही गेव फ्लावर्स टू हिज मदर, अब उसने फूल दिए अपनी मदर को, तो यहाँ पर फ्लावर और मदर दोनों ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वर्ब है देना, गिव, गिव का सेकंड फॉर्म गेव होता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, ही हो गया, ही क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ही नाउन है क्या, नाउन तो नहीं है, ये प्रोनाउन है, और नाउन अलग नहीं होते। नाउन को ही अगर हम किसी और नाम से पुकार लें तो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने सुरेश को बोल दिया वह, तो वो है तो सुरेश ही, लेकिन मैंने उसको सुरेश ने कह के वह बोल दिया, सुरेश जा रहा है की जगह बोल दिया वह जा रहा है, ऐसा, तो वो है तो वही बनना ना। तो प्रोनाउन कुछ नहीं होता, नाउन ही होती है। नाउन को अगर किसी और नाम से पुकारा जाए तो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन ही है वो बेसिकली। और दूसरा वर्ब क्या है, कार्य क्या किया जा रहा है, गेव, गेव मतलब देना, तो वर्ब क्या हो गया, गेव हो गया, दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गए, फ्लावर और मदर, ये दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, और ये दोनों ही नाउन है। मदर भी नाउन है, माता, वो भी तो एक व्यक्ति है ना, इंसान है, तो वो भी नाउन है। और फ्लावर क्या है, वस्तु, वो भी नाउन हो गई। भाई माता क्या है, मनुष्य है, इंसान है, वो भी नाउन हो गई। और फ्लावर क्या है, वस्तु है, वो भी नाउन हो गई। और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट। तो जो नाउन होती है वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। आगे बात समझ में। और नाउन क्या होती है, हमने देख लिया कि कोई भी चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गोवा, ताजमहल, सी, रिवर, प्लेनेट, फार्म हाउस, टूरिस्ट प्लेस, सब नाउन है। जॉन, बायोग्राफर, कार्डियोलॉजिस्ट, कैमरामैन, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, सब नाउन, और ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पे। मेरे हिसाब से यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि नाउन क्या होती है और सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल में। ठीक है, नाउन क्या होती है और सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल में आती है। देखिए, अधिकांश सेंटेंसेस में नाउन होती ही है, अधिकांश में, नहीं कहता सब में, कुछ में नहीं भी हो सकती है, बहुत रेयरली, लेकिन 98% सेंटेंसेस में नाउन होती ही होती है। आगे बात समझ में। कुछ रेयर सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें नाउन ना हो, पर बहुत कम हो गए थे। अधिकांश सेंटेंसेस में नाउन होती ही होती है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच ही है। या तो सब्जेक्ट की तरह आती है या ऑब्जेक्ट की तरह से। सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, और ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम, प्रभाव आता है, जिस पे काम किया जाता है। और जो काम है वो तो क्रिया कहलाता है, वर्ब। अब हम आते हैं नाउन्स की क्लासिफिकेशन पे, वर्गीकरण पे। देखो, नाउन को वैसे तो कई आधारों पे अलग अलग बांटा गया है, तो हम नाउन्स की क्लासिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे इसको बांटते हैं। पहला बेसिस है टाइप्स के आधार पे, टाइप मतलब इसके मीनिंग के आधार पे। पहला जो है वो मीनिंग के आधार पे बांट लेते हैं। टाइप्स के आधार पे नाउन्स को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जितनी भी नाउन्स है उनको मैं आपको यहाँ पर ना ऐसे बता देता हूँ, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे मान लो, ये मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन बनाया ही हुआ है, इसको अपन बता देते हैं। भागों में बांटते हैं मीनिंग के आधार पे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बताऊंगा ये क्या होती है। नंबर के आधार पे 2 भागों में बांटते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। और फंक्शन के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं, सब्जेक्ट नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन और पजेसिव नाउन। ठीक है,
उसके बाद काउंटेबिलिटी के आधार पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, कंक्रीटनेस के हिसाब से कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्पेसिफिसिटी के हिसाब से प्रॉपर और कॉमन नाउन, और कंपोजिशन के हिसाब से कंपाउंड नाउन। इतने भागों में इसको बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मीनिंग के आधार पे बांटा जाता है। तो मीनिंग के आधार पे मीनिंग के बेसिस पे नाउन को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। मीनिंग के बेसिस पे नाउन को 5 भागों में डिवाइड करते हैं, जो यहां आपको शुरुआती 5 दिख रहे हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला होता है प्रॉपर नाउन। देखो नाउन तो बहुत सारी है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितनी भी चीजें सब नाउन है। हम खुद, हमारे अंदर, हमारे बाहर, चाहे दिखे न दिखे, छू पाए न छू पाए, केवल महसूस ही क्यों न कर पाए, जिस भी वस्तु का नाम है, इंसान हो जानवर हो, उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। आप देखिए जितनी भी नाउन है इसको हम 5 भागों में पहले बांट लेते हैं। दुनिया में जितनी भी नाउन है, करोड़ों अरबों पता नहीं कितनी नाउन है, उनको 5 भागों में बांटते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। ये नीचे वाले अभी भूल जाओ, है ना, ये तो अलग आधार है। जो मीनिंग के आधार पे है वो ये 5 है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 है। ठीक है, ये 5 को ही अभी ध्यान में रखो। बाकी जो सिंगुलर प्लूरल है तो नंबर के आधार पे, अगर एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। अगर गिन सकते हैं तो काउंटेबल, नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल। अगर ठोस चीज है तो कंक्रीट, अगर हम जिसको ठोस नहीं है, जैसे ठोस मतलब जिसको आप छू सको, देख सको तो कंक्रीट, जिसको देख ना सको, छू ना सको तो एब्स्ट्रैक्ट। तो ये तो अलग चीज है, ये जो बाद वाले नीचे इनको भूल जाओ। मेन जो है ये 5 है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये तो बाकी तो जो है वो मतलब फर्जी इन द सेंस की वो अलग आधार पे, एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। ठीक है, गिन सको तो काउंटेबल, नहीं गिन सको तो अनकाउंटेबल। छू सको, देख सको तो कंक्रीट, ना छू सको, ना देख सको, केवल महसूस कर सको तो एब्स्ट्रैक्ट। तो ये तो अलग हो गया, पर मेन जो 5 भेद है, 5 जो टाइप्स है नाउन के, वो ये 5 है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। इनको हमको समझना है। फिल्टर नाउन क्या होती है? जब किसी भी नाउन को, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी नाउन को उसके स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाए, किससे पुकारा जाए? स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाए। स्पेसिफिक नाम का मतलब क्या होता है? जब किसी भी नाउन को उसके स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाए, स्पेसिफिक नाम का मतलब होता है जो उसका एक्सक्लूसिव नेम है, जनरली जो उसका एक्सक्लूसिव नेम है, जिसको ये जिस नाम से उसके अलावा और किसी को नहीं जाना जाता, जो उसका एक्सक्लूसिव नेम है और जिससे जिस नाम से उसके अलावा और किसी को जनरली नहीं जाना जाता, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से बताता हूं, अगर किसी भी नाउन को उसके स्पेसिफिक नाम से, एक्सक्लूसिव नाम से पुकारा जाए, यानी उसके विशिष्ट नाम से पुकारा जाए। विशिष्ट नाम का मतलब ऐसा नाम जो उसकी विशेष पहचान है, जो उसकी क्या है? विशेष पहचान है, जिस नाम से उसके अलावा और किसी को नहीं जाना जाता, जिस नाम से उसके अलावा और किसी को नहीं जाना जाता, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला इंदौर, क्या बोला? इंदौर। अब इंदौर दुनिया में एक ही शहर है, जनरली हम इसी शहर को इंदौर बोलते हैं, मतलब मैं इंदौर से भी पढ़ा रहा हूं आपको, तो हम इसी शहर को इंदौर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मैं बोलूं सिटी, तो अब सिटी तो दुनिया की हर सिटी है, भाई दुनिया के हर शहर को सिटी ही बोलेंगे ना, शहर। लेकिन इंदौर केवल इंदौर को बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो मैंने बोला देश, कंट्री, तो कंट्री तो दुनिया की हर कंट्री को कंट्री बोलेंगे, लेकिन मैंने बोल दिया इंडिया, तो इंडिया दुनिया में एक ही है, स्पेसिफिक। इसी तरह मान लो मैंने बोला कि पर्सन, या मैन बोल दिया, या बॉय बोल दिया, जो भी है बॉय, लेकिन मैंने मान लो कि बोला राकेश,
अब बॉय तो दुनिया में बहुत सारे, पर राकेश एक, मतलब एक ही है राकेश ऐसा नहीं है, पर हम जब राकेश बोलेंगे तो किसी पर्टिकुलर राकेश की बात कर रहे होंगे ना, ऐसा थोड़ी कि हर राकेश की बात करेंगे, ऑब्वियसली नो। ठीक है ना। गर्ल, अब दुनिया की हर गर्ल को गर्ल बोलते, पर मैंने बोल दिया स्वाति। अब स्वाति दुनिया में एक ही नहीं है, पर जब भी हम स्वाति की बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर स्वाति की ही बात करेंगे। ठीक है? तो प्रॉपर नाउन वो होती है जो किसी भी नाउन का स्पेसिफिक नेम हो, विशिष्ट नाम है, जिसे या जिस नाम से केवल उसी को पुकारा जाए, उसके अलावा और किसी को ना पुकारा जाए, जनरली। जनरली तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे, अब प्रॉपर नाउन क्या हो, प्रॉपर यानी विशेष नाम किसके होते हैं? विशेष नाम किसके होते हैं? लोगों के होते हैं, पर्सन्स के। प्लेसेस के होते हैं, वस्तुओं के, है ना। तो पर्सन्स के और प्लेसेस के, इनके ही विशेष नाम होते हैं। बाकी मतलब सामान्यतः 90% केसेस में इन्हीं के नाम होते हैं। बाकी चीजों के या जानवरों के नाम नहीं होते जनरली। अगर वो पालतू है तो बात अलग है, एनिमल्स के हो सकते हैं, अगर वो पेट्स है या किसी जू में है तो बात अलग है। वरना जनरली 95% केसेस में पर्सन्स और प्लेसेस के नाम ही प्रॉपर नाउन में आते हैं। भाई जैसे नाम तो इंसानों का होता है या जगहों का होता है प्रॉपर नाम। बाकी किसी का नाम, अब जैसे ये मेरे हाथ में चश्मा है, इसका थोड़ी कोई नाम है, इसका नाम सोनू मोनू कुछ नाम है, इसको तो चश्मा ही बोलेंगे ना। दुनिया के हर चश्मे को चश्मा बोलेंगे, दुनिया के हर बोर्ड को बोर्ड बोलेंगे, दुनिया के हर कैमरा को कैमरा बोलेंगे, दुनिया के हर सेलफोन को सेलफोन या मोबाइल फोन बोलेंगे। तो वस्तुओं के जनरली विशेष नाम नहीं होते। दुनिया की हर बॉटल को बॉटल बोलेंगे, दुनिया के हर टेबल को टेबल बोलेंगे, हर कुर्सी को कुर्सी बोलेंगे। तो वस्तुओं के जनरली स्पेसिफिक नाम नहीं होते। लेकिन इंसानों के सबके नाम है। सिर्फ लड़के हैं पर सबके अलग अलग नाम है, सब लड़कियां हैं पर सबके अलग अलग नाम है, सब शहर है पर हर शहर का अलग नाम है, सब देश है पर हर देश का अलग नाम है ना। सब चौराहे हैं पर हर चौराहे का अलग नाम है, सारी कॉलोनीज है पर हर कॉलोनी का अलग नाम। तो जनरली क्या होता है कि 95% मामलों में पर्सन्स और प्लेसेस, इनके स्पेसिफिक नेम होते हैं। इसीलिए जो प्रॉपर नाउन्स भी होती है 95% में पर्सन या प्लेस ही प्रॉपर नाउन होती है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब ही स्पेसिफिक नेम, विशिष्ट नाम, जिससे केवल उसी को जाना जाए सामान्यता, और किसी को ना जाना जाए, उसी की तरफ इंगित किया जाए, इशारा किया जाए, तो वो प्रॉपर नाउन। कुछ मामलों में इसमें बाकी चीजें भी आ सकती है, जैसे जानवर आ सकते हैं, जानवरों का प्रॉपर नाउन हो सकता है। अगर मान लो कोई पालतू जानवर है, पेट है, तो उसको आप नाम देते ही हो। जैसे आपने एक कुत्ता पाला, उसका नाम रख दिया ब्रूनो, तो ब्रूनो उसका प्रॉपर नाउन हो गया, नाम हो गया, क्योंकि ब्रूनो इसी कुत्ते को बोल रहे हैं हम सामान्यतः। हर कुत्ते को तो ब्रूनो नहीं बोलते। ये नाम रख दिया टफी या टॉमी, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया। पर जनरली कुत्तों के नाम नहीं होते अगर वो पेट नहीं है तब तक। इसी तरीके से अगर मान लो जू में जो जानवर होते हैं उनका भी नाम रख देते हैं। जैसे जू में कोई हथनी है, उसका नाम रख दिया लक्ष्मी। आप देखते होंगे न्यूज में आता है कि जू में लक्ष्मी नाम की हथनी ने 2 हाथी दिए, 2 बच्चे दिए, या पुष्पा नाम की शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दिया। तो उस मसले में आप मान सकते हैं कि एनिमल अगर पेट हो या जू का एनिमल हो और उसको कोई नाम दिया गया हो प्रॉपर में, तो वो प्रॉपर नाउन हो सकती है, वरना जनरली नहीं। बाकी चीजों के तो नाम होते ही नहीं, कुर्सी का कोई नाम नहीं होता, या फोन का कोई नाम नहीं होता, तो वो जनरली प्रॉपर नाउन में बहुत कम आते हैं, अनटिल कि आप उसका मॉडल नंबर बता दो। फोन का तो बात अलग हो गई, या कोई अपने ही तरह का यूनिक चीज हो दुनिया में। जैसे पीकॉक थ्रोन था मुगल्स के पास, तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसको बोलते थे, तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि दुनिया भर में एक ही था। कोहिनूर हीरो, हीरा हो गया। अब हीरा तो दुनिया का हर हीरा है, लेकिन कोहिनूर अगर आप बोल रहे हैं तो वो यूनिक चीज है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। तो वस्तु अगर बहुत यूनिक है, उसी का नाम है, दूसरा कोई और वस्तु का नाम ही नहीं है, तो बात अलग है। जैसे कोहिनूर, अब कोहिनूर जो है वो यूनिक है, भले ही वो वस्तु है हीरा वस्तु, लेकिन वो प्रॉपर नाउन में आ जाए। ठीक है। इसी तरीके से मैंने बोला कि पिकॉक थ्रोन,
पीकॉक थ्रोन आप में से कईयों को पता नहीं होगा कि क्या होता है। ये एक सिंहासन था जो शाहजहां ने बनवाया था, और दुनिया का बेशकीमती, इसकी इतनी ख्याति थी दुनिया में, इसमें मोर बने हुए थे ऊपर की तरफ, और सोने का बना हुआ था पूरा ये, और बेशकीमती हीरे जवाहरात इस पे जड़े हुए थे। मोर की आंखों में भी हीरे लगे थे, मोर मतलब नकली मोर, उसकी आंखों में हीरे लगे हुए थे। बड़ा बड़ा नायाब सिंहासन था ये, इसकी दुनिया भर में ख्याति थी। बाद में इसको नादिर शाह ने लूट लिया था। पीकॉक थ्रोन, अब ये सिंहासन तो दुनिया के हर सिंहासन को बोलते हैं, पर मयूर सिंहासन अपने आप में यूनिक चीज हो गई। जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पर वो तो वस्तु हो गई, वो स्थान हो गया, खैर ऐसे। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है कि ऐसी नाउन या ऐसा शब्द जिससे केवल उसी को आइडेंटिफाई किया जाए और किसी को आइडेंटिफाई न किया जाए, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है। प्रॉपर नाउन 95% केसेस में पर्सन्स और प्लेसेस होते हैं, और बाकी मामलों में, कई यूनिक मामले में जानवर इत्यादि भी हो सकते हैं। इसको मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, और अभी तो केवल आप इतना समझो। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल से, जैसे मान लो मैंने बोला कि आकाश, ये कोई बंदे का नाम है, अरुण, अरुण प्रॉपर नाउन। मैंने बोला रिया, प्रॉपर नाउन। मैंने बोला कि इंदौर, प्रॉपर नाउन। मैंने बोला अमन, प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला इंडिया, प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला चांदनी चौक, ये भी प्रॉपर नाउन है, क्योंकि चांदनी चौक दुनिया में एक ही है। अब आप ये मत बोलना कि अरुण तो दुनिया में बहुत सारे हैं, रिया तो बहुत सारी है, पर हम जब बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर अरुण या पर्टिकुलर रिया की बात करेंगे। हो सकता है दुनिया में अरुण कहीं हो, रिया कहीं हो, तो उसका उसको जाना उसी नाम से जाता है ना व्यक्ति को। अब उसको कोई व्यक्ति का नाम, मेरा नाम मान लीजिए कि आदर्श है, तो मुझे आदर्श ही नाम से जाना जाएगा ना, ऐसा। वो मेरा स्पेसिफिक नेम है, ऐसा। तो वो प्रॉपर नाउन है, भले ही दुनिया में कई लोगों के नाम आदर्श हो, पर जब भी मुझे तो इसी यूनिक नाम से जाना जाएगा ना, ऐसा। तो जो यूनिक नाम होते हैं उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है। और ये 95% केसेस में लोगों यानी पर्सन्स के होते हैं, या फिर प्लेसेस के। प्लेस में शहर भी हो सकता है, गांव भी हो सकता है, चौराहा भी हो सकता है, सड़क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कॉलोनी भी हो सकती है, मोहल्ला भी हो सकता है। हर जगह का कुछ ना कुछ नाम होता है। ऐसे कहाँ कोई मोहल्ले है जिसका नाम ही ना, ऐसी कोई चौराहा नहीं होता जिसका नाम ही ना हो। गांव गांव में हो सकता है, छोटे गांव में चौराहों के नाम नहीं होते, क्योंकि गांव में एक ही चौराहा होता है। लेकिन हर जगह चौराहों के नाम होते ही है ना। गांव में तो एक ही चौक होता है, तो उसका नाम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरा चौक है ये नहीं है, नहीं। तो ये जो है प्रॉपर नाउन। जानवरों के भी हो सकते हैं, अगर जानवर पेट हो और उसका कोई नाम दिया गया तो हो सकते हैं। वस्तुओं के भी हो सकते हैं, बहुत रेयर केस में। अगर एक मॉडल नंबर बता दो, वर्जन बता दो, या कोहिनूर जैसी यूनिक चीज हो, तख्ताउस जैसी यूनिक चीज हो, तो बात अलग है। वरना जनरली वस्तुओं के 95% में पर्सन और प्लेस आते हैं, बाकी बचे 5% में जानवर और वस्तुएं भी आ सकती हैं। तो अगर यूनिक नाम है, अगर किसी भी नाउन को, अब आप पूरी बात का सार समझो, अगर किसी भी नाउन को उसके स्पेसिफिक यूनिक नाम से पुकारा जाए, अगर किसी भी नाउन को उसके स्पेसिफिक यूनिक नाम से पुकारा जाए, तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉपर नाउन कहलाएगी। और इस प्रॉपर नाउन में पर्सन और प्लेस 95% मामलों में आते हैं। जैसे अगर मैं अरुण बोलूं तो प्रॉपर नाउन है, अगर मैंने बॉय बोल दिया तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हर बॉय बॉय तो बोलेंगे नहीं। मैंने रिया बोला तो प्रॉपर नाउन है, मैंने गर्ल बोल दिया तो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हर गर्ल को गर्ल तो बोलेंगे ही, लेकिन रिया इसी को बोलेंगे, अरुण इसी को बोलेंगे। मैंने इंदौर बोल दिया तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैंने अगर सिटी बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हर सिटी को सिटी बोलेंगे, लेकिन इंदौर सिर्फ इसी को बोलेंगे। इसी तरह मैंने इंडिया बोल दिया तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर कंट्री बोलूं तो प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि हर कंट्री को कंट्री बोलेंगे, लेकिन इंडिया इसी को बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह मैंने प्लेनेट बोल दिया, प्लेनेट बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन मैं बोल दूं अर्थ तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि अर्थ नाम का एक ही प्लेनेट है। जबकि हर प्लेनेट को प्लेनेट तो बोलते ही है, मार्स भी प्लेनेट है, जुपिटर भी प्लेनेट है, नेपच्यून भी प्लेनेट है, लेकिन अर्थ केवल अर्थ को ही बोलेंगे। आगे बात समझ। जबकि प्लेनेट तो हर प्लेनेट को बोल सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने मान लो कि डॉग बोल दिया तो वो प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया ब्रूनो तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो मेरे ही कुत्ते का नाम है, या कम से कम मेरे कुत्ते को उससे पहचाना जा रहा है। इसी तरह मैं बोलूं डायमंड तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया कोहिनूर तो ये प्रॉपर नाउन। ठीक है।
तो अगर किसी भी नाउन को उसके स्पेसिफिक नाम से पुकारा जाता है, उसके विशिष्ट नाम से पुकारा जाता है, तो वो स्पेसिफिक नाम क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन की पहचान ये है, प्रॉपर नाउन की पहचान ये है कि जब प्रॉपर नाउन को सेंटेंस में कहीं भी लिखा जाएगा तो उसकी शुरुआत कैपिटल से होगी। प्रॉपर नाउन की शुरू क्या पहचान ये है या प्रॉपर नाउन का नियम ये है कि ये प्रॉपर नाउन वाक्य में कहीं भी आए, चाहे शुरुआत में आए, चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए, कहीं पर भी आएगा, प्रॉपर नाउन का शुरुआती लेटर हमेशा कैसा होता है? कैपिटल लेटर होता है। प्रॉपर नाउन वाक्य में कहीं पर भी आए, प्रॉपर नाउन का शुरुआती लेटर हमेशा कैसा होता है बेटा? कैपिटल लेटर होता है, याद रखिए। भले ही वो बीच ही में क्यों ना आए, अंत में ही क्यों ना आए, वाक्य में बीच में ही क्यों ना आए, शुरुआती लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। ये उसकी पहचान है कि प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन्स का ट्रांसलेशन नहीं होता जनरली। प्रॉपर नाउन्स का ट्रांसलेशन नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि अमन है या अरुण है, तो दुनिया की हर भाषा में ये अरुण ही कहलाएगा। ये नहीं कि इंग्लिश में अरुण कुछ और हो जाएगा। अगर जॉन है तो वो हिंदी में जॉन ही रहेगा, ये नहीं कि जॉन का नाम हिंदी में कुछ और हो जाएगा। नरेंद्र मोदी दुनिया की हर भाषा में नरेंद्र मोदी ही है। बराक ओबामा दुनिया की हर भाषा में बराक ओबामा है। इंदौर दुनिया की हर भाषा में इंदौर है। लंदन दुनिया की हर भाषा में लंदन है। भंवरकुआ दुनिया की हर भाषा में भंवरकुआ है। मेडिसन स्क्वायर दुनिया की हर भाषा में मेडिसन है। ठीक है ना, तो प्रॉपर नाउन्स का ट्रांसलेशन नहीं होता है। इंडिया का ट्रांसलेशन भारत नहीं है, ये एक ही देश के दो अलग अलग नाम है। आप ये नहीं बोल सकते कि इंडिया का ट्रांसलेशन भारत है। हमारे संविधान में दोनों नाम लिखे हुए हैं, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगर ट्रांसलेशन होता तो एक ही लिखा रहता, इंग्लिश वाले वर्जन में इंडिया लिख देते, हिंदी वाले वर्जन में भारत लिख देते। लेकिन दोनों ही वर्जन में दोनों नाम है। इंग्लिश वाले वर्जन में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, और हिंदी वाले वर्जन में लिखा है इंडिया जो कि भारत से राज्यों का एक संघ हो। तो प्रॉपर नाउन्स का ट्रांसलेशन नहीं होता, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये पहला टाइप हो गया प्रॉपर नाउन। अब इसके बाद जो बाकी के टाइप है वो अगली क्लास में देखेंगे। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इसको अब अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं, अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।